डीएसपी पोस्ट पर सिलेक्ट होने वाली आकृति शुक्ला मैम हमारे साथ हैं। शॉर्ट नोट्स बना लिए थे अपने लिए प्रीलिम्स के लिए। उस क्वेश्चन को पढ़ते ही अपने दिमाग में उसको 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया। 9 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, बट 10th क्वेश्चन में भी आपको उतना ही कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। चैट जीपीटी से नोट्स बना लिए थे अपने लिए शॉर्ट। चैट जीपीटी का मैंने काफ़ी यूज़ किया था। पहला ही मेंस था, ये मैंने पहली बार प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई किया था। इसके पहले मैंने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किया। PYQs को बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज किया था। नहीं, ब्लू ब्लैक मैं नहीं करती थी, मुझे लगता भी नहीं है कि ये पॉसिबल। हिम्मत ना हारे, धैर्य न छोड़े, समय बहुत प्रभावी होता है कि आज बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस 2024 का रिजल्ट आ चुका है। उसी में डीएसपी पोस्ट पर सिलेक्ट होने वाली आकृति शुक्ला मैम हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और सिलेक्शन हो गया है मैम। जब आयोग में आई थी तो हमको इंटरव्यू दी थी, आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा सिंक इन करने में, बट बहुत अच्छा लग रहा है। जी। किस प्रकार की प्रिपरेशन रही है मैम, जो आप किस प्रकार का हार्डवर्क रहा है जो आप की हैं, जो आज यहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में आप डीएसपी बन चुकी हैं? हाँ, जर्नी तो थोड़ी सी लाइक विथ अप्स एंड डाउन्स रही है कि बहुत सारे डिफ़िकल्ट फेजेस भी आए हैं लाइफ में। एकेडमिकली भी सिंस ये तैयारी बहुत लंबी खिंचती है, हमें 3 से 4 साल लग जाते हैं तैयारी करने में। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ हमें एकेडमिक इश्यूज़ के साथ बहुत सारे और भी स्ट्रेसेस को झेलना पड़ता है, इमोशनल स्ट्रेसेस होते हैं। तो काफ़ी अप्स एंड लोज आए थे मेरे भी लाइफ में, तो उन सब को पार करते हुए यहाँ तक आना, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। तो मैम, हम लोग स्ट्रेटजी पे डिस्कस करते हैं कि जो बच्चे या एस्पिरेंट्स यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस में आप सेलेक्ट हुई हैं, तो प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैम? प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी हमारे साथ शेयर करिए। प्रीलिम्स सिंस मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है, क्योंकि मुझे प्रिलिमिनरी स्टेज क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लगा। ये मेरा पहला ही मेंस था, ये मैंने पहली बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। इसके पहले मैंने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किया था। तो मैंने कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की कि जो मेरे लिए वर्क की, वो ये था कि मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना लिए थे अपने लिए प्रीलिम्स के लिए। जैसे घटना चक्र की जो बुक होती है, जो हमें पता है कि हम सबको पढ़नी होती है, तो उन घटना चक्र की बुक्स में भी हमने जो हमें एक्सप्लेनेशंस दिए होते हैं, तो मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता था तो मैं उसको वहाँ पे ही अपने वो पेपर फ्लैग्स लगा के वहाँ पे ऐड ऑन कर लेती थी। तो ये चीज़ मुझे हेल्प की काफ़ी अपने प्रीलिम्स स्टेज पे। एंड उसके बाद मैंने PYQs को बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज़ किया था। और थर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से मतलब हेल्प हमें इस सेंस में मिलती है कि वो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली हो सकता है कि ना रिपीट हो, बट हमें वो मॉक टेस्ट लगाने से एक एग्ज़ाम सेटअप में वो प्रेशर हैंडल करने का कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। तो वो आगे चल के एक्चुअल एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है। तो इन दैट सेंस मॉक टेस्ट वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक बुक्स हैं, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर यूपी पीसीएस की बात है तो घटना चक्र, दे आर द बाइबल्स, तो उसको बहुत ही ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। उसमें सारी जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं क्वेश्चंस के, उसको भी अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। एंड जो भी उसमें ऑप्शंस है उसको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आगे उसी में से बनते हैं। मैम, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो सीसैट के नाम से जाना जाता है, उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की, उसकी स्ट्रेटजी शेयर कीजिए। सिंस मेरा साइंस बैकग्राउंड है, मैंने मैथ्स से BSc किया हुआ है, तो लकीली मेरा मैथ्स और जो रीजनिंग वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा है, तो मुझे उसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। बट जो चीज़ मैंने फिगर आउट की है कि सीसैट के लिए अगर आप कुछ सर्टेन सेक्शंस है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन है और हिंदी का कुछ ग्रामर पोर्शन है, अगर उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको सीसैट में एक एज मिल जाता है। तो
उस केस में अगर आपका मैथ्स और क्वांट सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो भी आप कर सकते हैं। और उसमें एक कम्युनिकेशन वाला एक सेक्शन आता है, तो उसमें अगर आप PYQs को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को उससे टैकल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए मैम कोई नोट्स हों या कुछ गाइडेंस का कुछ हो, कैसे आपने कम्युनिकेशन को किया था, क्योंकि वो भी एक हर्डल है मैम। यस, कम्युनिकेशन के लिए मैंने कोई बहुत स्पेशल कोई स्ट्रैटेजी नहीं अडॉप्ट की थी, सिंस मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं मैथ्स और क्वांट मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी CSAT में। तो मैंने कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था। हाँ, लेकिन ये था कि मैंने जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे उसमें जो भी ऑप्शंस आते थे, जो भी वो टर्म्स यूज़ करते थे ऑप्शंस में, मैंने उसको बहुत अच्छे से डीपली एनालाइज किया था एंड वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। मैम तो हम लोग मेंस पे आते हैं। मेंस में GS पेपर फर्स्ट जो है उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके बाद सोसाइटी है। हिस्ट्री की प्रिपरेशन आपने कैसे की, ज्योग्राफी की प्रिपरेशन आपने कैसे की और उसके बाद सोसाइटी की कैसे की? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए NCERTs एंड मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से, तो वो हमें आइडिया होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया था कि मैंने जो भी PYQs थे उसमें जो ब्रॉड थीम्स थी जो रिपीट होती थी, सिंस मैं एक बात और बता दूँ बीच में ही कि मेरा ये पहला मेंस था और इस मेंस के जस्ट 1.5 महीने पहले मेरा BPSC का भी मेंस था, तो मेरे पास सिर्फ 1.5 महीने थे और मुझे इस 1.5 महीने में ही अपना मेंस प्रिपेयर करना था और इसमें ही सारी नोट मेकिंग करनी थी। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास टाइम का एडवांटेज नहीं है। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो PYQs थे उसको मैंने एनालाइज किया था कि क्या क्या थीम्स से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, कैसे कंसोलिडेशन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये सारे कुछ ऐसे थीम्स थे जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते थे। 1857 का जो रिवोल्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें थी वो रिपीट होती हैं। तो इन सारे ब्रॉड थीम्स पे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, तो मैंने और उनको बार बार पढ़ा था। तो वो मैंने अप्रोच अपनाई थी हिस्ट्री के लिए। एंड ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERTs बहुत अच्छे से पढ़ी थी एंड उसके लिए मैंने सुदर्शन गुर्जर सर के नोट्स पे कम्प्लीटली रिलाय किया था। वो मुझे लगता है उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, वो मेरे लिए एकदम बिल्कुल एंड थिंग होता था। एंड एज़ फार एज सोसाइटी इज़ कंसर्न, सोसाइटी में भी मैंने जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं मेंशन्ड सिलेबस में, लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इसके बारे में मैंने इसकी जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होती हैं वो मैंने ChatGPT से बना के अपने नोट्स बना लिए थे और लेटेस्ट जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो मैंने गूगल से सर्च करके अपने आंसर्स में एग्जाम्पल्स को इनकॉर्पोरेट किया था। मैम GS पेपर 2 पर हम लोग आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशल जस्टिस है, उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की? GS2 के लिए सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत को मैंने कई बार लाइक पढ़ा था, तो उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स जो थे बेसिक वो क्लियर थे। तो उसमें मुझे फिर कॉन्सेप्चुअल लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कोई इशू नहीं होता था। देन सेकेंडली मैंने क्या किया था कि जो सिलेबस में जो भी पॉइंट्स मेंशन थे, लाइक सेंट्रल स्टेट रिलेशंस थे, तो मैं ये देखती थी कि अच्छा इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे PYQs में क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो उस पर मैं एक नोट्स बना लेती थी कि अच्छा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और हमारे क्या फेडरल फीचर्स हैं, क्या यूनिटरी फीचर्स हैं, जिन पे जो रिपीटेड थीम्स होते थे उन पे मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती थी। तो और फिर मैंने उन्हीं को बार बार रिवाइज़ किया था। देन गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस के लिए मैंने जो सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन है, सिटीजन चार्टर है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इस पर मैंने ChatGPT से नोट्स बना लिए थे अपने लिए शॉर्ट। ChatGPT का मैंने काफ़ी यूज़ किया था, AI का यूज़ काफ़ी किया है बहुत। मैंने मतलब मैं तभी ये पॉसिबल हो भी पाया मेरे लिए 1.5 महीने में करना, अदरवाइज इम्पॉसिबल था कि अगर मैं बुक्स एंड नोट्स पे रिलाई करती। ChatGPT से मेरे जो टू द पॉइंट जो इश्यूज होते थे वो एड्रेस हो जाते थे, तो ह्यूज पार्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू ChatGPT ऑल्सो। तो फिर मैं वही करती थी। एंड IR की बात करें तो IR में जो नेबरिंग जो इंटरनेशनल रिलेशंस है हमारे विद नेबरिंग कंट्रीज़, उसका तो मैंने एक स्टैंडर्ड नोट्स बना लिया था। बाकी रेस्ट मैं जो भी करंट अफेयर्स चलता रहता था तो वो उसको मैं ट्रैक करती रहती थी थ्रू यूट्यूब में, जो भी आते थे एडिटोरियल्स आते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस, उनके थ्रू मैं उसको कवर करती रहती थी कि हाँ लेटेस्ट ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो वैसे मैं कवर करती थी। मैम GS पेपर
थर्ड में आते हैं, उसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस हो, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो, उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की? क्योंकि इसमें काफ़ी मार्क्स चाहे यूपीएससी में हो, यूपीपीएससी में मार्क्स फिश करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। हाँ, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कवर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बट बात करें लाइक पहले की एग्रीकल्चर सेक्शन से अब बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पहले तो मैंने अपने इसमें प्रायोरिटी में एग्रीकल्चर रखा था। एंड GS3 के लिए स्पेसिफिकली मैंने ये काम की थी कि उसमें जो जो टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन है, पर्टिकुलरली लाइक MSP के बारे में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, MSMEs हो गया, सप्लाई चेन हो गया, तो इस पे मैंने अपने शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बना लिए थे। इकोनॉमी पे मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े थे, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे कि बजट रिलेटेड चीज़ों पे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे कि अगर कुछ आता है तो मैं उसको टैकल कर सकूं। तो और एंड इकोनॉमी सेक्शन से बहुत ज़्यादा वैसे कुछ क्वेश्चंस आते नहीं हैं जो कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नॉलेज की डिमांड करें, तो बेसिक्स क्लियर था एंड बाकी मैं करंट के इशूज़ कर लेती थी इकोनॉमी से। देन इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने एक IS नेटवर्क है, वहाँ के मैंने नोट्स पे रिलाई किया था, वो क्रिस्प थे एंड उसमें मैंने कुछ ऐड ऑन किए थे पॉइंट्स खुद के। देन एनवायरनमेंट के लिए भी मैंने वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये सारी थीम्स पे अच्छे से वर्क कर लिया था। तो एंड साइंस एंड टेक के लिए स्पेशली सिंस मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी है इस एरिया में, तो इस पे मैं तो लाइक यूट्यूब से भी काफ़ी कुछ चीज़ें देखती रहती हूँ कि क्या चल रहा है। एंड स्पेडेक्स मिशन हो गया या जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, तो इस पे तो मैंने अपने बहुत अच्छे नोट्स बना लिए थे एंड इन्हीं को बार बार रिवाइज़ किया था। मतलब लाइक एट द एंड मेरा टारगेट ये था कि हर पेपर का मेरे पास अराउंड 30 to 40 पेज के नोट्स हों, जिससे मैं लास्ट मतलब लाइक मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेंस में यही इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी बार रिवाइज कर सकते हो और आप उसको कितना अच्छे से वहाँ जाके रिप्रोड्यूस कर सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट मैटर्स। मैम इथिक्स के बारे में बताइए, जो GS पेपर 4th है इथिक्स है, उसके बारे में। एथिक्स में तो मैंने बस वही किया था, सिलेबस को उठाया था, जो भी एग्जैक्टली मेंशन थे कि एटीट्यूड एंड इट्स स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो भी है वो उसको वर्बैटिम उठाया था। चैट GPT से नोट्स बनाए थे मैंने, और वो मेरे काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स थे, उनको मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया था। एथिक्स में मैंने एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे अपने पेपर में, क्योंकि मुझे लगता है कि एथिक्स में अगर आप एग्जाम्पल्स यूज़ कर रहे हैं, रेलिवेंट एग्जाम्पल्स एंड कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, तो आपको अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। मैम GS पेपर 5th और 6th यूपी के प्रयागराज की रहने वाली हैं, तो 5th और 6th की क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी? 5th और 6th का मैं आपको रियलिटी बताऊं तो 5th और 6th के लिए मैंने स्पेशली सिर्फ यही किया था कि लाइक हमें बेसिक इश्यूज़ तो 1 to 4 से पता चल जाते हैं सारे कि हाँ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो 5 और 6 के लिए मैंने स्पेशली ये किया था कि मैंने यूपी सेंट्रिक जो भी लाइक उस सेंस में, जैसे लाइक MSP है तो हम यूपी सेंट्रिक देख करके हम देखते हैं कि अच्छा इसमें क्या इशू है। अर्बनाइजेशन है तो अर्बनाइजेशन में यूपी से रिलेटेड हम कहाँ के एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट है तो हम यूपी से रिलेटेड कहाँ के फ्लड के इंसिडेंट्स या ड्रॉट के इंसिडेंट्स या अर्थक्वेक, क्या हम ऐसा कोट कर सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल्स और डेटा यूपी के करके अपने खुद के नोट्स बना लिए थे। मैम कुछ जो बुक्स हों जिनको फॉलो किया जा सकता है, चाहे GS पेपर 1st से लेकर के 6th तक पूरी बुक्स बता दीजिए मैम। फर्स्ट की बात करें, मैंने वही स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की थी जो सब जानते हैं और सब करते हैं। तो पहले तो मैंने NCERTs किया था एंड देन सेकंड फर्स्ट पेपर की बात करें तो हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम किया था, मॉडर्न स्पेक्ट्रम बाय राजीव वहीर। एंड देन ज्योग्राफी के लिए तो सिर्फ NCERTs किया था। GC लियोंग भी पढ़ी थी बट वो सिर्फ एक बार पढ़ी थी, मोस्टली मैंने NCERTs ही पढ़ा था। सोसाइटी के लिए भी मैंने NCERTs पढ़ी थी, देन इतना ही कुछ पढ़ा था। एंड देन पेपर 2 के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी एंड लक्ष्मीकांत यस, गवर्नेंस के लिए मैंने सिर्फ अपने नोट्स पढ़े थे, कोई स्पेशली बुक नहीं पढ़ी थी। GS3 के लिए मैंने शंकर IAS की एनवायरनमेंट की बुक पढ़ी थी एंड मृणाल सर के नोट्स किए थे एंड बाकी सेल्फ नोट्स। एंड एथिक्स के लिए मैंने नोट्स तो बहुत इकट्ठा कर लिए थे, लुकमान सर के एंड P सुब्बाराव एंड लेक्सिकॉन किताबें सारी ले ली थी, क्योंकि मुझे इनिशियली बहुत चैलेंजिंग लगता था कि कैसे ये कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है। नॉर्मेटिव एथिक्स हो गया, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, ये सब क्या होता है,
नहीं समझ में आता था। तो फिर बाद में मतलब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि अगर मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझूँ रादर दैन डेफिनेशन के थ्रू समझने का, तो वो ज़्यादा हेल्प करता है। तो फिर मैंने एक डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच को छोड़ के एक एग्जाम्पल बेस्ड अप्रोच अपनाया। तो जहाँ मैं एग्जाम्पल से चीज़ों को समझने की कोशिश करती थी कि अच्छा किस केस में हम अप्लाइड एथिक्स लगाते हैं, कब हम नॉर्मेटिव एथिक्स लगाते हैं, तो वैसे मुझे हेल्प मिली। तो मैंने एट द एंड बुक कोई नहीं यूज़ की, अपने खुद के नोट्स एग्जाम्पल्स जिसमें ऐड करके वही यूज़ किया। यूपी स्पेशल में कोई बुक है मैम जो जिनको फॉलो किया जा सकता है? यूपी स्पेशल के लिए बुक तो मुझे लास्ट में एक पर्टिकुलर कोचिंग है, उसके कुछ नोट्स मुझे मिले थे, सिविल्स डेली करके शायद उसका नाम है। वो ठीक थे बट वो बहुत लेंदी है। मुझे लगता है कि इतना लेंदी आपको कवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एंड वो बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता। जैसे मेरे साथ इस बार भी था केस और लास्ट टाइम भी था कि मेरे पास टाइम का क्रंच था, तो मैं बुक्स नहीं रेफ़र कर पाई हूँ। और बाकी एक बुक थी, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, येलो कलर की बुक है, यूपी स्पेशल के लिए काफ़ी फेमस है, लोग उसको रेफ़र करते हैं, तो उसको मैंने भी एक बार पढ़ा है। बट मेंस के लिए नोट्स मैंने खुद से बनाए थे। आंसर राइटिंग करते समय मैम इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, मेन बॉडी कैसे होनी चाहिए, कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, कैसे आप लिखती थी, कौन सी कलम यूज करती थी? ओके, आंसर राइटिंग की बात करें तो लाइक इनिशियली जब मैंने आंसर राइटिंग फर्स्ट टाइम 2023 में मैंने स्टार्ट किया था, लाइक प्रीलिम्स के पहले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा होपफुल थी कि मेरा इस बार प्रीलिम्स निकलेगा एंड मैं मेंस दूंगी, बट समहाउ रिजल्ट आया और मेरा मेंस नहीं हुआ था। तो लेकिन मैंने अपनी आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखी। तो फिर पहले तो इनिशियली मैं बहुत बेसिक आंसर राइटिंग करती थी पैराग्राफ फॉर्म में, बट लेटर ऑन मैंने रियलाइज़ किया कि पैराग्राफ फॉर्म में आप लिखते हैं तो आप उतना अच्छा अपीयरेंस नहीं रहता है। बाद में मुझे ये साइकोलॉजी समझ में आई कि आपको बेसिकली एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी खुद की कॉपी को जज करना चाहिए कि फर्स्ट अपीयरेंस अगर आप किसी की कॉपी देख रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अपील करेंगी। तो मुझे लगा कि फर्स्ट अपीयरेंस हमें अपने प्रेजेंटेशन पे वर्क करना चाहिए। तो तब मैंने ये थॉट को थोड़ा अपना इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया कि मैंने प्रेजेंटेशन पे वर्क करना स्टार्ट किया कि हम कैसे प्रेजेंटेशन को बेटर कर सकते हैं। तो फिर तो मैंने एक अप्रोच अपनाया कि मैं कोई भी क्वेश्चन है उसमें अगर पूछा है कि ओके व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स प्रोज एंड कॉन्स, तो फिर मैंने तुरंत उस क्वेश्चन को पढ़ते ही अपने दिमाग में उसको 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया। तो मैं 1-2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख लेती थी, कोई एक डेटा या कोट के साथ, फैक्ट के साथ, एंड देन उस जो भी अगर वो 3 पेज का क्वेश्चन है, लाइक 12 मार्कर है, तो मैं उसको डिवाइड कर देती थी। अच्छा फर्स्ट पेज पे मैं लाइक एक्सप्लेन करूँगी कि क्या होता है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके क्या प्रोज कॉन्स हैं और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो मैं उसको मेंटली एक बाइफर्केशन कर लेती थी हर चीज़ का। ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे कहते हैं। ये कोई भी आंसर को मैं पढ़ के तुरंत दिमाग में एक मेंटली उसको बाइफर्केट कर लेती थी कि मैं इस क्वेश्चन को 3-4 पार्ट्स में एड्रेस करूँगी। तो उससे क्या होता था कि एक बहुत बेटर अपीयरेंस आ जाता था, बहुत बेटर मल्टी डायमेंशनल हो जाता था। हाँ, मल्टी डायमेंशनल हो जाता था और प्रेजेंटेशन पे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता था। ब्लू ब्लैक दोनों कलम यूज करती थी? नहीं, ब्लू ब्लैक मैं नहीं करती थी और मुझे लगता भी नहीं है कि ये पॉसिबल है, और जो करते हैं वो लाइक बहुत अच्छी बात है, बट मेरे लिए मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकल है और मैंने कभी नहीं किया है। किस कंपनी की कलम यूज की जा सकती है मैम? मैंने तो लोग तो बहुत करते हैं, मतलब लाइक क्या बोलते हैं, पायलट एंड ऑल यूज़ करते हैं। मैं तो 5 रुपए की एल्कॉस वीलो यूज़ करती थी और उसमें मेरी स्पीड बहुत अच्छी बनती थी, राइटिंग भी अच्छी थी। हमारी कई लोगों से बात हुई, बोले 75 रुपए की जो एक V5 कोन करके आती है उसको कहते हैं यूज करते हैं। आप 5 रुपए वाली कलम से ही पूरा लिख दी हैं? मैंने उसी से पूरा बिहार पीसीएस मेंस भी वैसे? बिहार मैंने जितने भी मेंस दिए हैं मैंने सिर्फ उस 5 रुपए की, और मेरे पास कम से कम अभी वो 100-200 खाली पेन पड़ी हुई हैं क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है उस पेन से। और मैंने जितने भी पेपर्स दिए हैं, मेरे पापा जाते थे उसको होलसेल में पूरा यूनिवर्सिटी रोड से लेके आते थे, और मैंने उसको अभी तक बचा के रखा है कि अभी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं काउंट करूँगी कि कितने पेन्स मैंने खर्च किए हैं लिखने में। तो अभी आज प्रॉब्ली शाम में मैं जाके देखूंगी कि कितना क्या काउंट है उसका। हम चाहेंगे, हम भी देखना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्योर, आप चलिएगा, मेरे रूम्स में रखी है वो, तो मैं दिखाऊंगी। जरूरी नहीं है कि आप 100 रुपए 500 रुपए कलम लीजिए, 5 रुपए की कलम भी लीजिए तब भी किया जा सकता है। मतलब क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं मैम वो सोचते हैं कि हम 100 रुपए कलम लें, मेंस में क्या कहते हैं कि कई कलम लगती है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको खुद दिखा दूंगी कि वो एक्चुअली मैं 5 रुपए की पेन यूज़ करती हूँ।
बस सिर्फ कहने के लिए नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे हमें 3 घंटा लिखना होता है, हमारी स्पीड बहुत मैटर करती है इस एग्ज़ाम में। तो अगर आप ऐसी कोई पेन ले रहे हैं जो बहुत ही भारी है या फिर हैवी है, अब पायलट मुझे थोड़ा हैवी बॉडी पेन लगती है वो, तो मैंने भी एक बार ट्राई किया था, मुझे भी थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लगने लगा था इनिशियली कि सब तो लिख रहा है पायलट से, मैं क्यों ना लिखूं। मैंने ट्राई किया था बट ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि फिर वो मैं लिख नहीं पाती थी, फिर मुझे उसका इंक निकाल के अलग से लिखना पड़ता था, बॉडी अलग रख देती थी एंड सिर्फ इंक से लिखती थी उसके जो रिफिल होती है। तो फिर मुझे लगा ठीक है, अब इतना कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को जो सूट कर रहा है वो करना चाहिए। तो जो एल्कॉस वीलो थिन बॉडी पेन है, अच्छे से लाइक हाथ में ग्रिप अच्छा बनता है, तो उससे मेरी स्पीड बहुत अच्छी रहती थी, क्योंकि पेपर फिनिश करना इस एग्ज़ाम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और पेपर फिनिश करने के साथ साथ तो मुझे तो ये भी लगता है कि आप सारे क्वेश्चंस के हर पेज को फिल करिए, ये बहुत लाइक इम्पैक्ट करता है, आपने पेजेस खाली ना रहें आपके। तो इसके लिए आपको स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और स्पीड पेन पे डिपेंड करती है ऑब्वियसली बहुत। आप हैवी पेन ले लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए। मैम इंटरव्यू पे आते हैं हम लोग। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे की, किनका बोर्ड था, कौन कौन से सवाल किए गए, और एक पर्सनैलिटी में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ताकि आप अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट कर पाएँ वहाँ पर? इंटरव्यू की तैयारी की बात करें तो मैं एक्चुअली मेरा बिहार में भी इंटरव्यू लगा हुआ था, उसके लिए मैंने स्टार्टिंग पहले से मैंने तैयारी कर रही थी। बाद में इसका रिज़ल्ट आया तो बाद में तैयारी स्टार्ट की, बट बेसिकली मैंने ये किया था जैसे और लोगों का यूट्यूब वगैरह में देख के कि आपको अपने बेसिक्स पता होना चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है, लाइक आपने क्या ग्रेजुएशन किया है, क्या सब्जेक्ट्स थे, तो इस पर मैंने वर्क किया था। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं होती है, मैंने रियलाइज़ किया कि जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, तो इस पे ये नहीं है कि अब आप बिल्कुल हम ग्रेजुएशन की बुक्स निकाल के पढ़ने बैठ जाएं, वो नहीं, बट बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं फिजिक्स के जो पता होने ही चाहिए अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स, तो सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक बार थोड़ा ब्रश अप कर लिया था, वो किया था। सेकेंडली हॉबी पे वर्क किया था कि जो हम बताते हैं कि हमारी हॉबी है तो उसके बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तो हॉबी पे वर्क किया था। एंड देन थर्डली जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है इंटरव्यू में। आपको नहीं आता है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे साथ ये था कि इनिशियली जब मैं कुछ क्वेश्चंस को नहीं आंसर कर पाती थी तो मेरा कॉन्फिडेंस कम होने लगता था। अगर कंसेक्यूटिवली मैंने 2-3 क्वेश्चंस नहीं आंसर किए तो मुझे 5th क्वेश्चन में फिर मेरा थोड़ा सा लाइक कॉन्फिडेंस कम हो जाता था। तो मुझे लगता है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको 9 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं बट 10th क्वेश्चन में भी आपको उतना ही कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा आंसर। तो ये चीज़ मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा हाइप है, मुझे लगता है मार्केट में कि ये बहुत ही बड़ा चीज़ है, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू बहुत मुझे लगता है जितना नेचुरल रहता है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें उतना ही आप बेटर स्कोर करते हैं। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को अगर फैब्रिकेट करने की कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को चेंज कर ले या हम कुछ और अपने आप को दिखा दें जो हम हैं नहीं, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। मैम जो गर्ल एस्पिरेंट्स हैं जो देख रही हैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि मैम अब डीएसपी बन गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो गर्ल एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप वहाँ की हैं, पूरा छात्रा हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगी जो आपको देख रहे हैं? मैं तो मतलब लड़कियों को भी और साथ में सारे एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि मतलब अगर आपके माइंड में एक एम है, एक ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें स्ट्रगल्स तो ऑब्वियसली आएंगे ही, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि आपका जो डिटर्मिनेशन होता है। अगर आपने कोई एक चीज़ सोचा है कि हाँ मुझे ये करना है, तो फिर आप उस चीज़ से पीछे मत हटिए। और अगर आप एक बार पीछे हट गए तो फिर आप ये मत कहिए कि अरे हम कर सकते थे नहीं कर पाए। तो अगर सोचा है तो मतलब लगे रहिए, और तब तक लगे रहिए जब तक आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। जिस दिन अगर आपकी खुद की आत्मा अगर आपको बोलने लगे कि अरे नहीं हो पाएगा, उस दिन छोड़ दीजिए। बट अगर आपका कॉन्शियस आपको बोलता है, कॉन्शियस से बड़ा आई थिंक इस पूरे प्रोसेस में कोई चीज़ मैटर नहीं करती है कि अगर मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, टीचर्स क्या कह रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। जैसे बहुत केसेस में ये था कि लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे टीचर बोलते हैं कि अरे तुम कर लोगे, ये वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका आत्मा क्या बोल रहा है कि आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप करिए, फिर कोई और क्या कहता है वो मैटर नहीं करता है। बाकी हार्डशिप्स तो ऑब्वियसली हैं, बट अगर आपके अंदर मेंटल डिटर्मिनेशन है तो आप उस हार्डशिप को ओवरकम कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम के साथ हमारे साथ मैम की मम्मी जी हैं, फादर जी हैं। मैं डिफेंस अकाउंट में था और सीनियर राइटर, वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। इंडियन डिफेंस अकाउंट से? नहीं, डिफेंस अकाउंट। अच्छा। जो आर्मी के पेंशनर होते हैं, ये पूरे इंडिया में या इंडिया अखबार बोर्ड में जहाँ भी होते हैं, उनकी पेंशन हमारे ऑफिस से सीटीए पेंशन प्रयागराज से जाती है। इसमें हमने नौकरी किया और केवल इसलिए हमने विभागीय परीक्षा नहीं पास की क्योंकि
बच्चों के लिए हमें जाना बाहर स्वीकार नहीं था कि हम चले जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई का डिस्टर्ब होगा। उसी का परिणाम रहा कि बेटा यहाँ सेंट जोसेफ पढ़ने के बाद बेटा IIT में हुआ और बाद में चेंज करके बिट्स पिलानी से बीटेक करके अपनी जॉब में आ गया। बिटिया भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करी। इसकी इच्छा थी कि भाई हमें एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, उस नाते नहीं तो बीटेक कर लेती, अब तक जॉब में आ जाती। लेकिन तब भी इसने अपना धैर्य बनाए रखा। मैं कुछ नर्वस होता था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और बच्चे के लिए अभी इनका भविष्य नहीं डिसाइड हो पा रहा है, इसलिए चिंतित था। लेकिन 2 बार के संघर्ष के बाद तीसरी बार बेड़ा पार हो गया। ये प्रभु की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। हमारे बड़े भाई साहब खुद जो क्लास 1 अफसर थे, इन बच्चों का बिल्कुल भगवान की तरह इनका पूजा करते थे कि भाई पढ़ाई करो। और इसीलिए कहीं किसी कोचिंग से नहीं जुड़ी। दिल्ली बहुत बच्चे जाते हैं, इसने कहा नहीं हम यहीं तैयारी करेंगे और बस अंतरात्मा की आवाज़ की हम मजबूत हैं, हम कर लेंगे और करके आ गए यहाँ तक। यही रही। लेकिन भाई अब अंधा क्या चाहे आंखें, और हमारे सामने ये सब अपने जीवन में अपने पैर पे खड़े हो गए। मेरा काम पूरा हो गया। अब हमको माँ गंगा की शरण में जाना है और क्या चाहिए भैया। सर, जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, जो अपने बच्चों को ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं जैसे आपने बढ़ाया है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? भी सलाह देंगे कि आप हिम्मत ना हारें, धैर्य न छोड़ें। समय बहुत प्रभावी होता है। समय यदि आपने इंतज़ार किया तो कभी न कभी तो आएगा। जरूरी नहीं पहले चांस आप IAS हो जाइए, PCS हो जाइए। समय की प्रतीक्षा करिए, अपना प्रयास करते रहिए। जिस दिन समय अच्छे बताइए, माली एक पेड़ पौधा लगाता है, क्या उसी दिन से फल फूल आने लगते हैं? उसमें चाहिए ना 4 महीने 3 महीने टाइम। तो एक बड़ा वृक्ष होने वाला है, इसको बड़े होने में टाइम लगेगा। इसलिए सतत सींचते रहिए, समय पे ये अपना फल देगा, फूल देगा। तो वो हर गार्जियन को एक ईमानदारी से, भाई देखिए हर आदमी रातों रात राजा बनना चाहता है कि हमको जल्दी से हमारा लड़का IAS हो जाए, लड़की IAS हो जाए। ये संभव नहीं है। विधाता की व्यवस्था सब कुछ फिक्स है, हम लोग अपने मन से चाहते हैं। कोई कहा जाता है कि हानि लाभ जीवन मरण या सप्यस विधिहात। तो जो कुछ करना है उनको करना। आप धैर्य बनाइए और प्रयास करते रहिए। ये मेरा यही लोगों के लिए है कि भैया निराश न होइए, हताश न होइए, उदास न होइए। समय आएगा तो ईश्वर करेगा। और मैं तो चाहते हैं कि हर बच्चा आगे आए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन सबके यहाँ ये खुशी आए। हाँ, और मैंने वाइफ से देखिए, वाइफ थोड़ा नहीं उनको मैम, बेटी को आशीर्वाद के रूप में कुछ कह दीजिए। मैम अब DSP बन गई हैं, कुछ आशीर्वाद के रूप में ऐसे कुछ कह दीजिए। आज बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। जी, मैम की मम्मी भी बहुत खुश हैं। उधर ब्रदर हैं, थोड़ा सा भैया से जानना चाहेंगे कि भैया कैसे फील कर रहे हैं। भैया आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अब मैम DSP बन गई हैं, आप खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग खुश हैं और बस इनको आगे के लिए और बधाइयाँ कि ऐसे ही और लाइफ में अच्छा काम करें, सीरियस रहें। और मतलब स्ट्रगल लाइफ में बहुत सारे हैं, तो ये तो अभी फर्स्ट पड़ाव है। आगे चल के भी अच्छा काम करते रहें और ऐसे हम लोग का नाम रोशन करते रहें। भैया मैम भी हुई हैं आपकी जो वाइफ हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। जी हाँ, मतलब ये भी सरप्राइजिंग था कि दोनों लोग एक साथ दे रहे थे और दोनों का मतलब इवन हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट दोनों का हो गया। तो ये भी सरप्राइजिंग एंड मतलब खुशियाँ और दुगनी हो गई। तो सबको मतलब बधाई। और मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब कोई भी सक्सेस के पीछे उससे भी बड़ा सेक्रीफाइस होता है। तो मतलब आज हम सब लोग खुश हो रहे हैं, बट ये भी हम लोग को रियलाइज़ करना चाहिए कितना सैक्रिफाइसेस लगे इसके पीछे। मतलब बहुत सालों की मेहनत, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस। तो मतलब अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है, मतलब कोई भी एस्पिरेंट ही देख रहा होगा, तो उसको मैं ये बोलना चाहूँगा कि मतलब निराश ना हो। कोई चीज़ लेट से आप फेल हो गए या कोई चीज़ आपके मतलब मुताबिक नहीं मिल पाई, बट यही है कि आपको एक दिन सफलता मिलेगी, गिवन कि आप मतलब वो सारे त्याग तपस्या आप कंटिन्यू कर रखते हैं। तो मतलब मुझे तो एटलीस्ट यही सीख मिल रही है इन दोनों का लाइफ और इन दोनों का स्ट्रगल देख के। भैया थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से पढ़े हैं, उसके बाद आप अभी कहाँ वर्क कर रहे हैं?
जी जी, तो मैंने मतलब यहीं इलाहाबाद में से सेंट जोसेफ्स कॉलेज से अपना स्कूलिंग किया 12th तक। उसके बाद मैंने बीटेक किया बिट्स पिलानी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। उसके बाद मेरी जॉब लग गई सैमसंग में, पहले मैं था बैंगलोर में 3-4 साल। उसके बाद कोविड आ गया तो मैं शेयरचैट करके एक इंडियन सोशल मीडिया कंपनी उसमें था। अभी मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी स्टार्टअप है स्टैटिस्फाई करके, उसमें मैं काम करता हूँ एज एन AI इंजीनियर। जी, तो वर्क फ्रॉम होम होता है सर या फिर कैसे रहता है? जी जी, मेरा वर्क फ्रॉम होम है। जी, तो सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।